हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको देख रहे हैं बेटा, आप केमिस्ट्री की वीडियो मिल रही हैं, मैथ्स की वीडियो मिल रही हैं, इंग्लिश की वीडियो मिल रही हैं। अब आपको बेटा फिजिक्स की भी वीडियो मिलेंगी और आपको फिजिक्स का भी क्रैश कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, जितना भी कोर्स है आपका 12th क्लास का 70% में जितना बचा हुआ है उस सब की प्रिपरेशन मैं यहाँ इस अपने चैनल पर कराऊंगा और मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको अच्छी तरह से। बेटा केमिस्ट्री संदीप सर पढ़ाई रहे हैं आपको, बहुत अच्छा वीडियो मिल रही होंगी आपको। कंटिन्यू मैथ्स की वीडियो सतीश सर की मिल रही होंगी आपको और इंग्लिश की भी वीडियो मिल रही है आपको। पूरा क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। आज से हम आपको बेटा फिजिक्स का भी क्रैश कोर्स करा रहे हैं और जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सब आपको यहाँ पर कराया जाएगा। आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और आपको कंटिन्यू वीडियो मिल सके। ध्यान दीजिए बेटा, हम आपको क्रैश कोर्स करा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। इसमें आपका चैप्टर 1 है बेटा, आपका चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब आप इंग्लिश में इसका जान गए होंगे नाम। इस इंग्लिश में नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें बेटा इस 12th क्लास में इस चैप्टर में बेटा एक ही टॉपिक हटाया आपका, वो है आपका गॉस के नियम के अनुप्रयोग वाला टॉपिक, गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो हट गई है केवल टॉपिक इस पहले चैप्टर में से, बाकी कोई टॉपिक नहीं हटा है। और इसमें कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आइए चलते हैं देखते हुए। सबसे पहले इसमें से एक क्वेश्चन बनता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश या वैद्युत आवेश बोल सकते हैं। आवेश के क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? बेटा ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। आवेश के क्वांटाइजेशन पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। Q बराबर NE जो सूत्र होता है उस पर भी पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल्स। तो बेटा आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको एक सिंपल ही एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। यदि कोई वस्तु है ये और इस वस्तु पर जो कुल आवेश है, इस वस्तु पर जो कुल आवेश है वो आपका Q है। कुल आवेश पे Q है तथा आवेश की एक न्यूनतम मात्रा होती है और न्यूनतम आवेश जो है इस पे, न्यूनतम आवेश जो इस पे है वो आपका स्मॉल e है, वो स्मॉल e मान लें। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश Q, आवेश की न्यूनतम मात्रा। बेटा आवेश की न्यूनतम मात्रा स्मॉल e ली जाती है, न्यूनतम मात्रा स्मॉल e ली जाती है। आवेश की न्यूनतम मात्रा स्मॉल e का पूर्ण गुणज होता है, का पूर्ण गुणज होता है। इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। बेटा मूल आवेश पूछ लिया था आपसे, मूल आवेश किसे कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं तथा आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो बेटा इसको समझिएगा, मैंने क्या बताया आपको। आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? यदि कोई वस्तु है उस पर कुल आवेश Q है, तो जो कुल आवेश Q है उस आवेश की एक न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। यानी अगर मैं इस Q में इस स्मॉल e का डिवाइड लगाऊं तो ये इसमें पूरा भाग जाएगा और वो एक संख्या आएगी n। n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है जिसका मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बताया किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा Q, आवेश की न्यूनतम मात्रा स्मॉल e का पूर्ण गुणज होता है। इस न्यूनतम आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं और आवेश के इस गुण को क्वांटीकरण कहते हैं। यानी कि आपको दो परिभाषा तैयार हो गई। अगर आपसे पूछ लिया है मूल आवेश किसे कहते हैं, तो आप मूल आवेश की परिभाषा भी यहीं से दे सकते हैं, यहां तक मूल आवेश की परिभाषा यहां से ज्यादा दे सकते हैं। मूल आवेश के साथ साथ में आपको क्वांटीकरण की परिभाषा भी मिल गई।
तो आप बेटा देखिएगा Q बटे E बराबर N, यानी कुल आवेश में एक न्यूनतम मात्रा E का भार लगाते हैं तो एक N संख्या आती है। अगर E को यहां भेज दें आप तो Q बराबर आपका प्लस माइनस NE हो जाता है। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स पेपर में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। मैंने कई न्यूमेरिकल देखे पेपर में आए हुए, एक नंबर में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। जैसे कि एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, एक न्यूमेरिकल में आपको बता देता हूं, पूछता है वो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन कॉमन पूछ लिया जाता है, या इस क्वेश्चन को हम घुमा फिरा के दूसरी तरह बोल सकते हैं, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से निर्मित होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया है तो सिंपली आपको करना क्या है, इसमें देखना है, दिया है आपको क्या दिया है, इसमें आपको Q बराबर 1 कूलाम दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या n। यहां पर बेटा ये आवेश की मात्रा होती है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी E की जो वैल्यू होती है वो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस की होती है, प्रोटॉन के लिए यही होती है प्लस की। अब आपको n निकालना है, कैलकुलेशन में हम माइनस नहीं लेते हैं, माइनस नहीं लगाएंगे डायरेक्ट। अब आपका Q बराबर n इस फॉर्मूले से यहां से हम n बराबर Q अपॉन E कर लेंगे। जब Q का मान और E का मान लगाएंगे तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू पता चल जाएगी। Q की वैल्यू 1 है, यहाँ पर E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 है। सॉल्व करेंगे बेटा, इसका पॉइंट आके 0 बढ़ा लेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 मिलेगा। इतने इलेक्ट्रॉन से एक कूलाम आवेश मिलकर बनता है, या एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया आवेश के क्वांटीकरण के बारे में और इस पर आधारित न्यूमेरिकल के बारे में, तो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको समझा दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा आगे अगले टॉपिक पर। आगे इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन आता है इसमें कूलाम का नियम। कूलाम का नियम या कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं, कूलाम के नियम को स्पष्ट कीजिए तथा इसका सदिश रूप। कूलाम के नियम की सीमाएं भी पूछ लेता है, कूलाम के नियम की शर्तें भी पूछ लेता है, वो आप तैयार कर लेंगे। इस वक्त मैं आपको कूलाम के नियम को समझा देता हूं। कूलाम का नियम क्या है। क्वेश्चन है बेटा आपका, कूलाम के नियम को स्पष्ट कीजिए या कूलाम के नियम को समझाइए। कूलाम का नियम क्या होता है बेटा, समझिए बेटा। ये कूलाम का नियम आवेशों के लिए है, आवेशों पे कार्य करता है। ठीक है, कोई दो बिंदु आवेश है हमारे पास, एक Q1 है और एक है आपका बिंदु आवेश Q2 है, जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि ये प्लस प्लस के हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लग रहा होगा, यदि एक प्लस का एक माइनस का है तो इनके बीच में आकर्षण का बल लग रहा होगा। अब इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को मैं एक नाम दे देता हूं छोटा सा, उसका नाम है वैद्युत बल। तो मैं यहाँ पे आपको आकर्षण या प्रतिकर्षण न बोल के वैद्युत बल बोल सकता हूं। कूलाम के नियम को स्पष्ट कीजिए, लिख लेते हैं इसमें, इस नियम के अनुसार आप इसको उतारते चलिए या साथ में याद करते चलिए। बहुत ही सिंपल नियम है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर, ये याद रखें बेटा, स्थिर लिखना पड़ेगा, किन्हीं दो आवेशों के बीच में नहीं लेके चलेंगे आप, स्थिर रहेंगे तब की बात हो रही है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, यहां बिंदु आवेश लिए हैं, बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, यानी मध्य का मतलब बीच हो सकता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बेटा यहां पर मैं वैद्युत बल लिखूंगा, लगने वाला वैद्युत बल। अब कुछ टीचर्स जो हैं इसको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी लिखवा देते हैं, मैंने इसके लिए कॉमन वर्ड ले लिया वैद्युत बल। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती
अच्छा, कुछ टीचर्स यहाँ पर अनुक्रमानुपाती भी लेते हैं बच्चों को समझाने के लिए। मैं यहाँ समानुपाती ले रहा हूँ। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती में कोई अंतर नहीं है। आप अनुक्रमानुपाती भी ले सकते हैं यहाँ पे, सॉरी हाँ, अनुक्रमानुपाती भी ले सकते हैं। अनुक्रमानुपाती क्या होता है और समानुपाती सेम है दोनों, ठीक है। तो समानुपाती इजी से लगता है तो मैं इजी से समानुपाती लिख लेता हूँ। गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इस कूलाम का नियम क्या था बेटा? कूलाम का नियम है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की जो दूरी है r, जो दूरी है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम था। नई लाइन से मैं लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, यदि Q1 व Q2 आवेश या हम कह सकते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से निर्वात में, हम यहाँ निर्वात लेके चलेंगे, निर्वात में r दूरी पर रखे हैं, तब यदि दो आवेश मैं Q1 व Q2 ले लूं जो निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तब कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 यानी आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दोनों का संयोग करा देंगे, संयोग करने पर दोनों नियमों का संयोग कर देंगे तो आपको प्राप्त होगा बेटा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब ये एक समानुपाती का चिन्ह आ गया यहाँ पर। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। एनसीईआरटी बुक में बेटा के लिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में के लेते हैं और मैं के ना लेकर के मैं लेता हूं यहाँ पर डायरेक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, ये बेटा एक समानुपाती नियतांक है, इसे कांस्टेंट बोलते हैं, जिसमें बेटे एप्सिलॉन नॉट भी एक नियतांक है, यह भी एक नियतांक है, जिसे बेटा निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं, जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ये बेटा एक निर्वात की वैद्युशीलता है। पेपर में इसकी विमा मात्रक पूछा जाता है। हम कूलाम के नियम से इसकी मात्रक और विमा निकाल सकते हैं निर्वात की वैद्युशीलता का। पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है या एक नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या होता है, इसकी विमा निकालिए। मात्रक और विमा इससे हम निकाल के दिखा देंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है। आगे देखिएगा इस टॉपिक को। कहते हैं यहां तक तो आपका ये कूलाम का नियम जो है एक नंबर में चलेगा। आपसे क्वेश्चन अगर एक नंबर में दिया हुआ है तो आप केवल यहां तक छोड़ के आ सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। एक नंबर के लिए इतना ही है। अब यदि आपको कूलाम का नियम 2 नंबर में दे रखा है और जब आपने इतना लिखा तो आपको भी लगेगा कि मैंने 2 नंबर में थोड़ा कम लिखा है, कम से कम एक पेज तो भरना चाहिए। तो इससे आगे हम बढ़ा सकते हैं कूलाम के नियम को। वो कैसे बढ़ा सकते हैं? ये जो आवेश हैं इन दोनों के बीच में परावैद्युत माध्यम रख दें, या लिखें यदि आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ। अब आप कहेंगे परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? एक बेटा परावैद्युत पदार्थ जो होता है वो विद्युत का कुचालक पदार्थ होता है। परिभाषा दे सकते हैं, विद्युत के कुचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। बेटा यदि आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो यदि परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो जो बल होता है F आपका वो 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाता है बेटा। एप्सिलॉन नॉट ना होके खाली एप्सिलॉन हो जाता है इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन एक नया नियतांक है बेटा, नया नियतांक है जिसे परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं,
अब देखिएगा बेटा, ये जो थी आपकी निर्वात की वैद्युशीलता थी, ये परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता थी। जब आपके आवेश निर्वात में रखे हुए थे तो आपको एप्सिलॉन नॉट लेना पड़ा। जब आपके आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो आपको एप्सिलॉन लेना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में सिर्फ अंतर यही है, ये निर्वात की वैद्युशीलता और ये जो माध्यम भरा हुआ है यानी परावैद्युत माध्यम है उसकी वैद्युशीलता। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, निर्वात की वैद्युशीलता और परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता में। निर्वात की वैद्युशीलता और परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता में एक रिलेशन होता है बेटा। देखिएगा, जहां एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यानी अगर इन दोनों का डिवाइड किया जाए, यानी परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता का डिवाइड किया जाए तो परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक निकल के आता है। ये हम थ्योरी में कराते हैं, पढ़ाते हैं, आपने पढ़ा होगा, टीचर्स बताते हैं परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है या परावैद्युत माध्यम क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपका आएगा इसका ये आ गया आपका, तो यहां रख देंगे F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर जो K है, जहां K एक विमाहीन नियतांक है, विमाहीन नियतांक है। अब कहेंगे विमाहीन कैसे है? विमाहीन बेटा, ये जो K है वो इन दोनों का अनुपात है, तो दोनों के अनुपात में दोनों के मात्रक से दोनों के मात्रक कट जाते हैं, तो K का कोई मात्रक नहीं आता। जब मात्रक नहीं आता इसका तो ये विमाहीन भी हो गया, इसकी कोई विमा भी निकल के नहीं आती है, तो विमाहीन नियतांक है। ठीक है, वायु निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए जो K की जो वैल्यू होती है वो K बराबर 1 होता है। इसके आगे आप देख सकते हैं वायु निर्वात के लिए K बराबर 1 है। अब अलग अलग माध्यम के लिए परावैद्युत माध्यम जो होते हैं, अलग अलग माध्यम के लिए K की वैल्यू अलग अलग होती है। अब वायु निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 ले ली, तो आपका बेटा F जो है, फोर्स जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ये आपका एंड में निकल के आता है लास्ट में, जब 2 नंबर का करना होता है, वरना 1 नंबर में आपका यहीं पर खत्म हो जाता है, न्यूटन करके यहाँ तक लिख सकते हैं 1 नंबर में। अगर आपको 2 नंबर का दे रखा है तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप यहाँ पर, और चाहे तो आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आप इसकी वैल्यू होती है, इस नियतांक का जो मान होता है वो 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। आप इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, तो F बराबर 9 गुणा 10⁹ इंटू Q1 Q2 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आप ये न्यूमेरिकल के लिए इसे यूज कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल में यूज होता है आंकिक प्रश्नों में। कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट होते हैं, कुछ पूछ लिए जाते हैं, वो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इस पर आधारित न्यूमेरिकल में कराऊंगा। Q बराबर एनी जो आवेश का क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, क्वांटीकरण है, उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी मैं अपना वीडियो एक डाल दूंगा, और इस पर भी आधारित न्यूमेरिकल्स में वीडियो डाल दूंगा। तो ये बेटा कूलाम का नियम था। ये आपका 2 नंबर में आपको यहाँ तक लिखना है पूरा, अगर 1 नंबर में आए तो वो आप यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं। आगे बेटा इससे हम आगे बात कर लेते हैं, कूलाम के नियम से आगे एक परिभाषा और पढ़ लेते हैं, छोटी सी, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जिसने नहीं उतारा बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे कूलाम के नियम के बाद इसका हम सदिश रूप भी पूछ लिया जाता है। सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है? ठीक है, वो केवल 1 नंबर में पूछता है आपको खाली, और कुछ नहीं पूछता है इसमें से। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है? सदिश रूप क्या होगा इसका? अगर मैं इससे वेक्टर फॉर्म पूछूं कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, तो वेक्टर F बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R³ इंटू R वेक्टर लिख देंगे। ये आपका एक सदिश रूप है इसका। ठीक है, अन्य बुकों में अलग तरीके से भी दिखाया जाता है, इसको तोड़ के भी दिखाया जाता है। यहाँ सिर्फ डायरेक्टली छोटा सा आप लिख के आ सकते हैं, आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा। 1 नंबर में आता है ये कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। ठीक है, यहाँ पर F क्या बल है, Q1 Q2 आवेश है, बस आपका ये सदिश रूप हो गया। आगे इसमें एक परिभाषा आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? मात्रक व विमा। एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है ये, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? इसका मात्रक व विमा लिखिए, मात्रक व विमा। बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा भी पूछा जाता है साथ में।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी तीव्रता की परिभाषा 2 मिनट में आ जाएगी। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है, चार्ज है, इसके चारों तरफ का एक अपना फील्ड हो जाता है, इसमें किसी अन्य आवेश को लाते हैं तो इस पर एक बल लगता है, एक बल लगता है, तो जहां पर ये बल लग रहा है उसी एरिया को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इस वैद्युत क्षेत्र, ये पूरा इसका वैद्युत क्षेत्र हो गया। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर यहाँ पर किसी पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश रख दिया जाए, अगर एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो ये वाला जो आवेश है अपने एरिया में इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, एक बल लगाएगा। जो ये जो आवेश इस पर जो बल लगा रहा है, वही जो बल होता है वही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। परिभाषा क्या है इसकी, तो इसकी परिभाषा ले सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश जानते होंगे परिभाषा बेटा परीक्षण आवेश की, टेस्ट चार्ज होता है ये। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, यहां पर बेटा वैद्युत बल वर्ड यूज किया गया है, यहां पर भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बोल सकता था, लेकिन ये जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। अब ये चार्ज ही मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है तो यहाँ प्रतिकर्षण का बल लग रहा होगा, अगर ये नेगेटिव का होता, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता तो इस पर आकर्षण लग रहा होता। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, इसे बेटा कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। अब यदि वहाँ Q नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है बिंदु इस पर, तो बेटा E बराबर आपका जो आएगा वो आएगा F/Q0, ये आएगा। कुछ टीचर्स की परिभाषा बेटा इस तरह से बता देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल दोनों के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये भी सही है। और हम अगर डायरेक्टली लिख दें कि किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तो ये भी सही है, आपका गलत नहीं माना जाएगा। राशि बेटा ये कैसी है, राशि बेटा सदिश है, जैसा कि दिख रहा है सदिश राशि है, ठीक है। मात्रक क्या आएगा इसका मात्रक पूछता है, तो मात्रक देखिए बल है ऊपर, नीचे आवेश है, तो मात्रक इसका न्यूटन होगा बेटा, न्यूटन, और बटे नीचे क्या होगा इसका मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका ये मात्रक होगा बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम। अब बात आती है विमा की बेटा, इसकी विमा कैसे निकालेंगे। अब बच्चे यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, विमा कैसे याद करें। तो बेटा न्यूटन, इस न्यूटन में ध्यान दें, ये जो न्यूटन है वो बल का मात्रक होता है, और जो बल की जो विमा होती है वो mL/t-2 होती है, mL/t-2। और जो कूलाम है, ये जो आवेश है Q की जो विमा होती है वो AT होती है, AT या TA कह सकते हैं या AT कह सकते हैं, क्योंकि कूलाम Q बराबर IT होता है। यहाँ बताता हूँ आपको, F जो होता है बल F बराबर ma होता है, m की विमा जो होती है कैपिटल M, और a जो होता है वो त्वरण होता है, a त्वरण होता है, ये त्वरण होता है, तो इसकी LT-2 होती है। तो ये बल की विमा हो गई बेटा। और ऐसे ही जो Q होता है, Q बराबर होता है IT। अब I जो होता है एम्पियर होता है, T जो होता है टाइम होता है सेकंड, तो AT, इसकी विमा AT होती है और इसकी विमा ये होती है, तो नीचे AT रख देंगे आवेश की विमा। अब AT ऊपर जाएगा तो इसकी विमा बनती है बेटा mL/t-3a-1, ये इसकी विमा बन जाती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, परिभाषा आपके सामने आ गई, राशि सदिश है, मात्रक आ गया बेटा आपका, विमा भी आ गई। ये 1 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन है ये बेटा ये। तो इसे तैयार कर लें आप, इसकी विमा और मात्रक को भी अच्छे से तैयार कर लें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आगे बेटा इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, वैद्युत ध्रुव किसे आप क्या समझते हैं। और इसी के ऊपर 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं आगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कराने के बाद। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, ठीक है बेटा। राइटिंग थोड़ा सा ऐसा ही है, समझ लेना बेटा। 2 उदाहरण दीजिए,
आपसे बेटा दो उदाहरण भी पूछेगा वैद्युत ध्रुव के। तो वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण दीजिए। इसमें थोड़ा डायग्राम से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q और एक चार्ज आवेश यहाँ पर रखा हुआ है Q। अब दोनों समान है इस वक्त। अगर मैं एक प्लस कर दूं और एक माइनस कर दूं तो ये विपरीत हो गए। परिमाण में समान है, दोनों की वैल्यू Q है, लेकिन आवेश कैसा होगा, एक प्लस का एक माइनस का, और इनके बीच की दूरी जो होती है वो अल्प होती है 2L। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसी संरचना, या यदि करके कह सकते हैं, यदि दो बराबर Q है दोनों, यदि दो बराबर एवं विपरीत, दोनों विपरीत हैं, यदि दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, बेटा अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसी संरचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। लिख सकते हैं बेटा, आप इसकी परिभाषा उतार सकते हैं। यदि दो बराबर, यानी Q, ये भी Q, यदि दो बराबर लेकिन विपरीत, एक प्लस का एक माइनस का, यदि दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसी संरचना वैद्युत ध्रुव कहलाती है। एग्जाम्पल बेटा, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे HCl के अणु, यानी H पॉजिटिव होता है, Cl माइनस का होता है, HCl, HI, H2O आदि के अणु, ये सभी बेटा आपके HCl, HI, H2 ये सभी जो हैं आपके वैद्युत ध्रुव के उदाहरण हैं। ये एक नंबर की परिभाषा आती है, उदाहरण के लिए जरूर आती है, उदाहरण जरूर पूछा जाता है। ये देगा तो उदाहरण भी पूछेगा, एक नंबर का एक आता है। अभी तक मैं आपको एक और दो नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊंगा, 5 नंबर में जो आते हैं, 5 नंबर में या 3 नंबर में। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके साथ इसी में एक क्वेश्चन आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अभी जो वैद्युत ध्रुव बना ये मैं कह सकता हूं वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वैद्युत ध्रुव में से कोई एक आवेश ले लो, चाहे प्लस वाला या ये वाला, उसका परिमाण जो होता है बेटा प्लस का लिया जाता है, हमेशा चिन्ह नहीं लिया जाता साथ में। ठीक है, तो वैद्युत ध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण यानी Q और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की जो दूरी है उसका गुणनफल, दोनों को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर Q × 2L होता है। ये भी बेटा एक नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी परिभाषा पूछ लेते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, मात्रक व विमा बताइए। तो बेटा वैद्युत ध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर बेटा Q × 2L होता है। मात्रक बेटा आपका यहाँ से क्लियर आ गया हो गया। मात्रक होता है इसका कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है बेटा। ठीक है, और इसकी जो विमा होगी वो विमा आपकी इसकी होती है AT, कूलाम की विमा होती है AT और इसकी होती है L। अगर चाहो तो आप इसको उल्टा कर सकते हो, उल्टा करके ले सकते हो, यानी LTA। ज़्यादातर LT के बारे में पढ़ाते हैं, LT है ये क्रम होता है लिखने का विमा का, या तो ATL लिख लो अटल या LTA लता लिख लो। ये विमा है इसकी LT है, किसकी, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की। आपको नीचे नहीं दिख रही होगी शायद, तो विमा यहाँ पे हम दे सकते हैं। इसकी विमा इधर विमा होती है इसकी LTA, इसकी विमा ये होती है LTA। नीचे शायद ना दिख रहा हो आपको, यहाँ से नीचे ना दिख रहा हो तो मैंने विमा वहाँ लिख दी है इसकी। तो ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, ये उदाहरण पूछता है इसकी मात्रक और विमा ही पूछ लेता है। इसके बाद
आपको 2 या 3 नंबर या 5 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर पर आपके इसके 2 क्वेश्चन मिलेंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति तथा वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण, ये तीनों डेरिवेशन में अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।